अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ये वो कैफियत है जो हुकूमत को दरपेश है, क्योंकि एक जानिब पीटीआई 24 नवंबर एहतजाज कॉल की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर गरज बरस रहे हैं। बिलावल ये शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं कर रही, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा। बिलावल का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि उन्होंने तो हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश और वीपीएन्स के इस्तेमाल को महदूद करने के इकदाम पर भी हुकूमत को निशाने पर ले लिया है। इसके साथ साथ पीटीआई कैंप से 24 नवंबर के एहतजाज के लिए भरपूर तैयारी और हिकमत अमली के सिग्नल सामने आ रहे हैं, जबकि बुशरा इमरान अब पार्टी क़यादत को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे रही हैं कि जो लीडर 24 नवंबर को एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में बंदे बाहर लाएगा, वही पार्टी ओहदे और टिकट के लिए अहल तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत की अगर बात की जाए तो वह दस्तूर 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल को एक मिस्ड कॉल समझ रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि एहतजाज पर मिस्ड कॉल की तवक्को रखने वाली इसी हुकूमत ने आज ही इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो पीटीआई एहतजाज के लिए पम्फलेट तकसीम करने वाले बच्चों को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई और रिमांड के लिए अदालत में भी पेश किया गया। अब देखना यह है कि हुकूमत आने वाले दिनों में पीटीआई एहतजाज और पीपल्स पार्टी की नाराजगी से कैसे निपटती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल में क्या सोच रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नून लीग से नाराजगी क्या हुकूमत के लिए किसी बड़े बहरान का बाइस बन सकती है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के इशू से अगर हम शुरू कर सकें, वो कौन से वादे हैं जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदों के बावजूद अभी तक पूरे नहीं किए? शिफा, ये जो बिलावल साहब ने बात की थी, इसको कॉन्टेक्स्ट वाइज बिलावल साहब ने ख़ुद भी एक्सप्लेन किया है और हम मुख्तलिफ लीडरान जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने भी गाहे बगाहे मीडिया के ऊपर आके ये गुफ्तगू की है। जैसे जब हुकूमत फॉर्मेशन हो रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से कोई वजारत नहीं मांगी, कोई वजीर नहीं मांगा, कोई मुशीर नहीं मांगा और अनकंडीशनली सपोर्ट किया इस टर्म के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर कि जब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट है, उसके अंदर आप जो मुताल्लिका सूबाई हुकूमतें हैं उनकी इनपुट लेंगे और दोनों सियासी जमातें साथ बैठकर उस पीएसडीपी को फॉर्मुलेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ना सूबा सिंध के साथ ना सूबा पंजाब के साथ वफाकी हुकूमत उस तरीके से बैठी और वफाकी हुकूमत ने खुद अपना डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसके बजट की तश्कील पर काम किया। सिमिलरली जब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम हो रहा था तो उसमें जो नया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील दिया गया है उसके अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी को ख़त्म कर दिया गया है और पार्लिमानी अराकीन को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन बना दिया गया है। तो बिलावल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था नून लीग की हुकूमत के साथ कि जब ये नया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील हो जाएगा तो इसके अंदर हुकूमत की नुमाइंदगी यानी कि नून लीग की हुकूमत की नुमाइंदगी वफाकी वजीर कानून भी करेंगे और उनके अटर्नी जनरल भी करेंगे। तो जो 4 पार्लियामेंटेरियन आने, 2 सेनेटर और 2 कौमी असम्बली के अराकीन जिनका ताल्लुक दो का पीटीआई से होगा, ऑपोजिशन से होगा और 2 का ताल्लुक जो है वो ट्रेजरी बेंचेस से होना था। तो पीपल्स पार्टी का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो ट्रेजरी से ताल्लुक होगा वो दोनों अराकीन की जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना चाहिए और बिलावल साहब ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो खुद जुडिशल ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनना चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई तो नून लीग की हुकूमत ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने रिक्वेस्ट ये की पीपल्स पार्टी को कि जी हम एक रुकन आपको दे सकते हैं, एक रुकन हम खुद रखेंगे। अच्छा, तो एहतजाजन बिलावल साहब सिर्फ नहीं समझा कि वो ठीक है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया कि इशू कहाँ से शुरू हुआ। तो क्या नून लीग ने आईनी तरमीम से पहले पीपल्स पार्टी को या बिलावल साहब को, आप लोगों को ये कमिटमेंट दी थी कि दोनों ही जो रुकन होंगे वो पीपल्स पार्टी सिलेक्ट करेगी? जी बिल्कुल, ये बात हुई थी, ये कन्वे भी की गई थी और इसके अंदर कोई एज सच इबाम नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तरमीम पास होने के बाद शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बहर कैफ पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है
और जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट है उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से रुजू कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो वी आर वेरी होपफुल कि जो हमारे एतराज़ात हैं या रिजर्वेशन हैं इनको नून लीग एड्रेस कर लेगी। तो नून लीग ने वैसे रीजन बताया क्या आप लोगों को? जाहिर है इसहाक डार साहब को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ये सारे मामलात तय करेंगे और मुशावरत होगी। उन्होंने रीजन क्या बताया है कि क्यों दोनों लोग, पहले जिस तरह से मुआहिदा हो गया था या कमिटमेंट हो गई थी कि दोनों लोग आप लोगों के होंगे, अब बाद में सिर्फ एक पे क्यों बात आ गई कि एक ही आप लोग देंगे? इसका बेहतर जवाब तो आपको नून लीग की जानिब से मिल सकता है, बट मेरा ये मानना है और पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव ये था कि अगर पार्लियामेंट से 2 अरकान आ रहे हैं और वफाकी वज़ीर क़ानून भी आ रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी आ रहे हैं, तो नून लीग की तो मुनासिब नुमाइंदगी हो रही है। पीपल्स पार्टी जो कि एक मेजर स्टेक होल्डर है इस तमाम प्रोसेस के अंदर, पीपल्स पार्टी का ये मानना था कि हम तो वफाकी वज़ीर नहीं हैं, हम तो अटॉर्नी जनरल नहीं है, तो हमें वो 2 जो नॉमिनेशंस हैं पार्लियामेंट की वो मिलनी चाहिए। लेकिन बाहर कैफ उन्होंने उस बात को नहीं माना, लेकिन हम आज भी समझते हैं उसूली एतबार से कि बात या डिमांड हमारी दुरुस्त है एंड होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल। ठीक है। और मिसाल के तौर पे वैसे तो बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड बाय नाउ, लेकिन अगर ये बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करती और ये 2 लोग वो अभी भी यही कहते हैं कि देखें ठीक है कमिटमेंट हुई थी, जो भी था अब नहीं हो सकता और दोनों लोग आप लोगों के नहीं हो सकते, एक ही होगा, तो फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट कर नहीं सकता बिकॉज अजम्पशंस के ऊपर सियासत नहीं की जाती है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो फैसले करती है कि पीपल्स पार्टी का वे फॉरवर्ड क्या होगा। बिलावल साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, वो मशावरत करते हैं, उसके बाद फैसला किया जाता है। तो मेरे लिए इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, बट मैं इस तमाम प्रोसेस के अंदर हिस्सा रहा हूँ। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि बेटर सेंस विल एक्चुअली प्रिवेल और हमारे जो रिजर्वेशन हैं उनको नून लीग की हुकूमत एड्रेस कर लेगी। मुर्तज़ा साहब, एक और चीज़ है, बड़ी कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। जैसे ही बिलावल साहब की ये जो प्रेस टॉक थी वो आई सामने, तो उसके बाद कयास आराइयाँ आने लग गई कि भाई ये तो ट्रबल इन पैराडाइज का आगाज़ यहाँ से होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट तसल्ली रखे, हौसला रखे। इस पे आपको इतनी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये छोटा सा इशू है, ठीक है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमने क्या खुश होना है, वो मैं तो गवर्नमेंट के लिए पूछ रही हूँ कि उनको तो टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे इस चीज की टेंशन है कि पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है 24 नवंबर के जलसे के हवाले से। सपोर्ट करती है, मुखालफत करती है, क्या करती है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो जो सियासी, कानूनी, आइनी, जमहूरी हुकूक हैं उसकी पासदार माजी में भी रही और आज भी इन चीज़ों पर बिलीव करती है। लेकिन एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि किसी सियासी जमात को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि आप पूरे मुल्क के मामलात को मफलूज करने की कोशिश करें। किसी सियासी जमात को या किसी लीडर को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो लोगों को इतना इंसाइट करे स्टेट के ख़िलाफ़ कि चीज़ें जो हैं वो अनफॉर्चुनेट या बदकिस्मत हो जाएं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई सियासी जमात जो है वो अपने आइनी हुकूक के ऊपर एक महज़ब अंदाज से एजिटेट करना चाहेगी तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई सियासी जमात ये सोचती है कि वो स्टेट को पैरालाइज कर सकती है, स्टेट को ब्लैकमेल कर सकती है, तो मैं समझता हूँ स्टेट से बढ़कर कुछ नहीं होता, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम बहैसियत सियासी जमात, पाकिस्तान इज़ द टॉप प्रायोरिटी फॉर अस। ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो मुतालबात आए हैं सामने, 3 मुतालबात हैं, उनमें से आपको क्या लगता है किसी पर नून लीग की गवर्नमेंट की उनके साथ कोई एंगेजमेंट हो सकती है? मिसाल के तौर पे एक है कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करें, दूसरा है कि भाई हमारे जो गिरफ्तार लोग हैं जिनके खिलाफ ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ उनको रिहा करें, और तीसरा रूल ऑफ लॉ है, मैंडेट की वापसी है और रूल ऑफ लॉ है। ये किसकी डिमांड है? ये है पीटीआई की डिमांड। इस 24 नवंबर के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ये 3-4 डिमांड्स हैं हमारी। पीटीआई की डिमांड है, खान साहब की डिमांड है, डोंट नो, क्योंकि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो इसलिए मेरे लिए कोई डेफिनेटिव हतमी चीज़ सोचना इसके हवाले से थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूँ, उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ क्या है कि पार्लियामान की बालादस्ती होगी, तो पार्लियामान की बालादस्ती के तहत तो आईनी तरमीम करना पार्लियामान का हक है।
ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है कि अगर पार्लियामान कोई तरमीम को पास करता है तो उस तरमीम को एडहेयर करना, फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। रूल ऑफ लॉ क्या है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई मुकदमा दायर हो गया, सच्चा हो झूठा हो, उसका फैसला डी चौक के ऊपर या के ऊपर नहीं होता, उसका फैसला मुर्तज़ा या शिफा नहीं करती हैं, उसका फैसला इमरान खान साहब नहीं करते, उसका फैसला पाकिस्तान की अदालतों को करना है। तो अगर कोई झूठा केस है, अदालत बाइज्जत बरी कर देगी या बेल ग्रांट कर देगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि रूल ऑफ लॉ एजिटेट करते हैं लेकिन मुतालबात वो करते हैं जो कि रूल ऑफ लॉ से बिल्कुल मुनाफी हो। वो एजिटेट इसलिए कर रहे हैं मुर्तज़ा साहब की एक ही डिमांड है। एक ताजा वीडियो आई है। लेट मी जस्ट कंप्लीट जी, लेट मी जस्ट कंप्लीट। मेरा मानना यह है कि दे डोंट बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, दे बिलीव इन रूल ऑफ इमरान। यहां से हमें समझना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ की कोई हैसियत नहीं है इन लोगों के लिए। ये इमरान, बदकिस्मती के साथ इमरान खान साहब की जात से आगे ये लोग नहीं सोचते और उनको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को, जो कि जमहूर है हमारी, उसको रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट भी वापस करें, जिसको जमहूर ने ताकत दी है वो मैंडेट वापस करें नून लीग। अगेन शिफा, अगर मैंडेट में कोई खराबी है, अगर मैंडेट में कोई एतराज है, कोई इशू है, तो उसका भी एक कानूनी आईनी प्रोसेस है ना। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको कुछ खास नहीं कर सकती इन मुतालबात के हवाले से। मुझे बताइए ना, अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ मुझे नोटिफाई किया गया है कि आई एम द सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो आप मुझे बताइए क्या हुकूमत उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकती है या अदालत को करना है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को करना है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल को करना है ना। इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला करे। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कहते हैं कि चीजें बाय द बुक होनी चाहिए, वो अपने केस में आके कैसे कह सकते हैं कि यार ऐसा करो, हमारे बंदों के केसेस ऐसे ही खत्म कर दो, हमारे बंदों के जो इलेक्शन के केसेस हैं उनको हमारे हक में ऐसे ही नोटिफाई कर दो। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, लेकिन मुर्तज़ा साहब एक और सवाल है यहाँ पर। आज इस्लामाबाद में दफा 144 लग गई है अगले 2 माह के लिए, तो ऐसे में कौन सी पार्टी, कौन सी जमात आके यहाँ पर पुरअमन या वायलेंट या किसी भी किस्म का, छोटा मोटा बड़ा किसी भी किस्म का एहतजाज करेगी? बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 24 नवंबर के जलसे के पम्फलेट्स, उनको भी हथकड़ियाँ लगा के गिरफ्तार कर लिया है, जुवेनाइल कोर्ट्स में आज उनको पेश किया है। नून लीग बिलावल साहब की बात नहीं सुन रही, आप लोगों से जो कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं कर रही। नून लीग कर क्या रही है वैसे? अच्छा शिफा, देखें 24 नवंबर को अभी आप साइड में रखिए। 9 मई मैं खुद इस बात का शाहिद हूं कराची शहर के अंदर कि 9 मई को, मैं 40 साल मेरी उम्र है, मैंने कराची शहर की शारे फैसल को बंद होते हुए नहीं देखा। लेकिन बदकिस्मती के साथ 9 मई को शारे फैसल बंद हो गई थी। क्यों बंद हुई थी? कि इनके जत्थे आए थे। हमारी बसेस जिससे गरीब आदमी सफ़र करता है ना, उन बसों को जला दिया गया था। हमारी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की गाड़ियां जो कि सेवरेज लाइनों को क्लियर करती है ना, उनको जला दिया गया था। ईंटें पड़ी हुई थी, खंबे तोड़ दिए गए थे, हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के ऊपर आग लगा दी गई थी। जो सिक्योरिटी के चेक पॉइंट होते हैं, चौकियां होती हैं, उनके ऊपर ट्रायल भी नहीं हुए, आधे लोग जेलों में हैं। आसिफ जरदारी साहब, शिफा आसिफ जरदारी साहब को सजा एक बार नहीं हुई, नहीं, मैं 9 मई की बात कर रही हूं। उस आदमी ने 9 मई की बात कर रही हूं, जरदारी साहब की बात नहीं कर रही। आप नहीं, तो ऑफ कोर्स ही इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। दिया कि सजा नहीं हुई है। 9 मई के मुकदमे में जो लोग अंडर ट्रायल हैं, उनकी सजा नहीं हुई अभी तक। शिफा, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको पॉइंट ये दे रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि सजा के बगैर जेल में रखना गलत चीज है, तो आसिफ जरदारी साहब को जो आपने जेल में रखा था वो दुरुस्त था? वो किसने रखा? फरियाल टालपुर साहिबा को आपने जेल में रखा था, वो दुरुस्त था ना? इमरान खान साहब की हुकूमत ने केसेस तो इमरान खान की हुकूमत में कहां बने? आपको पता है, आगा सिराज दुरानी साहब हो, खुर्शीद शाह के दौर में जेलों में थे। नहीं शिफा, मेरे ख्याल में आपको थोड़े फैक्ट्स क्लियर नहीं है, चेक कर लीजिएगा। इमरान खान साहब वजीर आजम थे। लास्ट टाइम जरदारी साहब जब जेल गए, उनकी बहन फरियाल टालपुर साहिबा जेल गई, उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान साहब वजीर आजम थे। नैब माशाल्लाह उनके साथ ऐसे चलती थी जैसे उनकी पर्सनल
ऑर्गेनाइजेशन सही है। खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया गया, ये सारी चीजें आप भूल गए। राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार नहीं किया था। मैं नहीं भूली मुर्तजा साहब, मैं नहीं भूली। आप लोग भूल जाते हैं। नहीं भूले सर, समझ नहीं आता। 1996 में जरदारी साहब पे 11 साल का मुकदमा, वो कैसे जेल में थे 11 साल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो भी याद है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब की मोहब्बत में आपको एक चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो नारकोटिक्स का मुकदमा बना था और कहा था ना जान अल्लाह को देनी है, हाँ, तो फ्लोर ऑफ द असेंबली पे, वो किसके दौरे हुकूमत था? कौन वजीर आजम था उस जमाने में? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब हो, साद रफीक साहब हो, एहसन इकबाल साहब हो, ये भूल गए हम चीजें? मुराद अली शाह साहब वजीर आला हैं सूबा सिंध के, आज ये कहते हैं आप अली अमीन गंडापुर को सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है। मुझे 2 साल तक कराची से टिकट करा के इस्लामाबाद जाता था नैब की पेशा भुगतता था। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की अना को इस तरीके से लुक आफ्टर करना था। बिल्कुल सही है। प्लीज पिक एंड चूज ना किया करें, पिक एंड चूज ना किया करें जब प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो। मैं और आप एक ही कश्ती के सवार हैं मुर्तजा साहब। अगर मैं पिक एंड चूज कर रही हूं तो आप भी पिक एंड चूज कर रहे हैं। आप 1996 की बात नहीं करते। आप लोगों ने उनकी अनकंडीशनल गवर्नमेंट बनवाई हुई है, जिन्होंने आपके लीडर को 11 साल जेल में रखा। नहीं शिफा, मैं आज भी कहता हूं एहतसाब ब्यूरो में जो काम हुआ था गलत हुआ था। मैं आज भी कहता हूं, आज भी कहती है कि नैब के तहत जो मुकदमात सियासी नेचर के बनाए गए थे वो गलत थे। मैं आज भी कहता हूं जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में हुकूमत को पैरालाइज कर दिया गया था और सुमोटो के नाम पे अदालत हुकूमत चला रही थी, मैं उसके खिलाफ भी बात करता हूं। पीपल्स पार्टी आज भी उसके खिलाफ बात करती है। इमरान खान साहब का तो ये मयार है, जब वो वजीर आजम थे तो वो ये कहते थे सब कुछ ठीक है, जब वो ऑपोजिशन में आ गए तो कहते सब कुछ गलत है। तो थोड़ा सा उसूलों से दौरा मयार है ना, मैं यही तो कह रही हूं। समझता हूं ये मुल्क ठीक हो सकता है। मैं यही तो कह रही हूं मुर्तजा साहब कि उनका दौरा तो मयार है। दौरे मयार को प्रोटेक्ट ना करें शिफा। मैं नहीं उनके दौरे मयार को प्रोजेक्ट करी, मैं कह रही हूं जिसको आप कल तक गलत कहते थे उसको आज भी गलत कहे ना, बात खत्म हो गई। मैं तो कह रहा हूं आप कहें इमरान खान साहब ने गलत किया था। गलत किया था बिल्कुल, मैं तो कहती हूं हम तो उस वक्त वो नारकोटिक्स वाले केस के राना सनाउल्लाह को गलत अरेस्ट किया था। हो गया राना साहब के केस, जरदारी साहब को गलत अरेस्ट किया था। ऐसा ही है, हम कहते हैं। वेरी गुड। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कह रहा, हाँ मुर्तजा साहब, मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं, मैं आपकी राय है ये। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राना साहब पे जो मुकदमा बना था वो किसके कहने पे बना, किसकी ईमा पे बना, वो मैं और आप हम दोनों जानते हैं, सुनने वाले भी समझ गए हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो सबको जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है, पता होगा। और क्या, ऐसा ही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। मेरी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है। आप मुस्कुराते रहें, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे मुल्क को भी हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुर्तजा वहाब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बड़ा इंकशाफ किया कि हुकूमत के साथ यानी कि नून लीग के साथ ये कमिटमेंट 26वीं आईनी तरमीम से पहले तय हो चुकी थी कि दोनों जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही होंगे जुडिशल कमीशन में। अब बहरहाल हुकूमत जो है अपने इस मुआहिदे से या वादे से पीछे हटती नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये इशू सॉल्व हो जाएगा। इस पे किसी को घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत इज वेरी मच देयर, स्टेबल है वहां पर जहां पर मौजूद थी पिछले कुछ अरसे से। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दोहरे मायारों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया, क्रिटिसाइज किया कि जो पहले गलत था वो आज भी गलत है, और हम कहते हैं और हम बाकियों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी जो गलत है या पहले गलत था उसको आज भी गलत कहें। साथ ही नाजरीन, हमें जाना है एक वक्फे की तरफ। वक्फे से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 24 नवंबर को किस तरह से लोगों को इस्लामाबाद में दाखिल करवाएगी, जब हम देख रहे हैं कि दफ़ा 144 इस्लामाबाद में लग चुकी है अगले 2 माह तक के लिए गालिबन। साथ ही साथ कंटेनर्स जो हैं वो हमें सड़कों पर भी नज़र आने लग जाएंगे। कुछ ही दिनों में पड़े हुए तो वो वैसे ही थे, लेकिन रास्ते भी बंद होने नजर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी है क्या, प्लान है क्या? पीटीआई अब एहतजाज के मामले पर कैसे बढ़ेगी आगे, और पंजाब का 24 नवंबर के एहतजाज में क्या किरदार होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू खोसा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि आपका क्या टारगेट है, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी से कितने लोग ला रहे हैं? आप यानी यकीन करें कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो लाखों बंदा जाएगा। 10,000 तो कुछ भी नहीं है। जितनी माशाअल्लाह अवाम के अंदर जो एक जोश और है, और जो गम और गुस्सा और गैज़ो गज़ब इनके खिलाफ नफरत का जो एक सुनामी उमड़ रहा है, आप यकीन करेंगे इट विल बी ए शॉक
इट विल बी शॉक टू दी दोज पीपल जो समझ रहे हैं कि 24 नवंबर को ये रोक लेंगे। इनको वो भी अंदाजा नहीं था 8 फरवरी का। 8 फरवरी में तो एक खामोश इनकलाब था ना जी, और 24 नवंबर को इनको नजर आएगा कि किस तरीके से लोग जो है वो निकलते हैं, क्योंकि पहले शायद इतना गम और गुस्सा और गैज़ो गज़ब नहीं था आवाम का। अच्छा, लेकिन कोसा They are साहब खामोश ना underestimating गए, खामोश रौला तो अन्य खासा पाया हुआ सी। ये तो अब अलग बात है कि ऑब्स्ट्रक्शन की आपने बात की है, इधर दफा 144 लग गई है, मैंने कहा आपको इतला दे दूं। ओ अरे बाबा, ये फिस्ताइयत जो है ये तो कम नहीं होगी, लेकिन अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ द कॉमन मैन। इसी जहां भी ये दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल अनफॉर्चुनेटली। यार फॉर गॉड से गेट आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ डिनायल। हुकूमत के पल्ले है कुछ नहीं। अच्छा, अब मसला ये है खोसा साहब के जो मुतालबात आप लोगों के हैं उन पे तो खैर बाद में आते हैं, लेकिन जो दफ़ा 144 यहाँ पर लगी हुई है पंजाब में, आपने भी शायद वीडियो देखी होगी, आज जुवेनाइल्स उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई हुई थी उन यंग लड़कों को जो कि पम्फलेट्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आप लोगों के 24 नवंबर के धरने या जलसे के। तो ये आप लोगों का यहाँ पर आना, इस्लामाबाद के कंटेनर्स भी लग गए हैं, तो कंटेनर्स के होते हुए, ये सारी चीज़ों के होते हुए, गिरफ्तारियों के होते हुए, छापे और रेडें, और आप लोग शहर में भी आ गए, अंदर भी आ जाएंगे, डी चौक पे बैठेंगे कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है जो आप लोगों ने सर लिया हुआ है अपने। अरे बाबा, हम तो 24 से पहले ही कामयाब हो गए। हमारी एहतजाज, हमारा पुरअमन जो है जलूस, हमारा तो आज ही कामयाब हो गया जब इन्होंने ये फिस्ताइयत के ये हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और हाथ खड़े कर दिए। अब यानी ये आयरन हैंड, वो जो जर और जोर की बलबोते पर ये हुकूमत इस पाकिस्तान को इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये उसका सबूत इन्होंने खुद फराहम कर दिया। जब बुनियादी हकूक को ही आपने सलब कर लिया, आपको अब दुनिया सारी, बरतानिया की पार्लियामान कह रही है कि आपने बुनियादी हकूक सलब किए, आपको अमेरिका की कांग्रेस कह रही है कि आपने बुनियादी हकूक सलब कर लिए, आपको वॉच डॉग जो वॉच यानी इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा से, वो आपको कह रही है। इस ग्लोबल विलेज में आप तो तने तनहा होकर रह गए। लेकिन सर फर्क कोई नहीं पड़ रहा है इनको, बात करेंगे गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गवर्नमेंट अभी COP29 चल रहा है, अभी वजीर आजम वहां से होकर आए हैं, तकरीर करके आए हैं, वहां पर प्लेजेस लेकर आए हैं, वहां से वजीर खजाना जो थे वो भी वहां पर गए हुए थे, तो उनके बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। आप लोगों पे दूसरी तरफ सवाल ये है खोसा साहब के 5 अक्टूबर को भी आप लोगों ने आना था यहाँ पर, यकीनी तौर पर बंद किया हुआ था पूरा इस्लामाबाद, कंटेनराइज था सारा शहर, ये हमने देखा है, मीडिया ने देखा है, रिपोर्ट किया है। लेकिन आप लोगों का वो एक स्टिग्मा जो था कि वो वाला एहतजाज आप लोगों का फ्लॉप ही हो गया एक तरह से। यहाँ पर तो नहीं आप लोग रुक सके, वजीर आला साहब जो हैं KP के गंडापुर साहब, वो तो गायब ही हो गए। तो इस दफा तो फाइनल कॉल का मतलब फिर तो बहुत ही बड़ी फाइनल कॉल है ये समझ में नहीं आ रही होगी कैसे। शिवा, आप इसको फ्लॉप कहते हो? अरे बाबा, 3 साल से सारा का सारा जो सियासत है पाकिस्तान की, उसका महवर ही इमरान खान के गिर्द है। इमरान खान इनकी आसाब पर सवार है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चाहे ये हमसे जो है हमारे MNAs को उठाते हैं, चाहे और चादर और चार दीवारी को ये पामाल करते हैं, चाहे हमारी माओं बहनों बेटियों उनको अगवा करके उनको वीडियो बनाकर ये कोशिश करते हैं ब्लैकमेल करने की, चाहे उन्हें पाबा सलासल करके एक से दूसरे के तीसरे चौथे के 5वें केसेस में मुलव्वस करते चले जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह से रियासतें चला करती हैं? ये मुल्क चल रहा है? आप इसको क्या कहेंगे कि ये मुल्क चल रहा है या ये हुकूमत का वजूद है? इस किस्म की नफरतों के जो क्या म्यार पर कभी ममलिकतें चला करती हैं। खुदा का खौफ करें, अगर जरा भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो ये जो है 1971 का सानिया मत दोहराएं, क्योंकि 1971 में भी यही था कि इन्होंने स्टेट, अल्लाह ना करे मगर इनको शर्म नहीं आती है, जिसका मैंडेट था उसको मैंडेट नहीं दिया गया 1971 में। 95,000 फौजियों ने अरूड़ा के कदमों पर जो है सरेंडर किया। किस बात का हम जो है फख्र करते हैं कि हमारी बड़ी जबिल्लत है? अरे जबिल्लत ये है तुम्हारी, आधा मुल्क तोड़ दिया, उसका कोई मुहासबा नहीं है।
किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया गया, किसी को सजा नहीं दी गई है। अरे बाबा, ये खुदा का खौफ करो आप। कायदे आजम ने आपको इतना बड़ा मुल्क अल्लाह ताला ने दिया, आधा तोड़ दिया, उसका हिसाब ही नहीं है, और फिर अब अच्छा, आप बाकी के आधे के पीछे पड़े हुए हो। बलोचिस्तान, ठीक है खोसा साहब, आपका ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन एक और चीज है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं पीटीआई की तरफ। वहां पर केपी में अल जिहाद के नारे भी लगाए कल परसों, और बुशरा बेगम का जो है मंजर आम पर इस तरह से आना पार्टी के मामलात में, जब वो ये कहती हैं कि जो इतने लोग लाएगा वही पार्टी के ओहदों पर बरकरार रहेगा, वरना अदरवाइज उसको टिकट शिकट नहीं मिलेंगे। तो ये क्या नया पैमाना सेट हो गया है पार्टी में ओहदों का या टिकट्स का? एक पहले जरा जवाब देता चाहूँ अल जहाद वाले ना। जी। देखिए, जब आप किसी को दीवार के साथ ही नहीं लगाते, दीवार में चुन देते हैं, तो फिर बांग्लादेश वाला हरकत होती है। फिर आपको जो है बंगाल वाला जो है वो आपको सानिया से गुजरना पड़ता है। अभी आप बलूचिस्तान में कोई कंट्रोल है, कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, मुझे बताएं। और वहाँ जब अख्तर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था, और जब मैं उसके घर में गया हूँ अपना वफद लेकर के, खुदारा अपना इस्तीफा वापस लीजिएगा, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, खोसा साहब आप पंजाब के बलोच हैं, हम इधर बलूचिस्तान में अगर हम इस निज़ाम का हिस्सा रहते हैं तो हम अपने हलके में नहीं जा सकते। अच्छा। अपने लोगों में जिंदा नहीं रह सकते, फेस नहीं कर सकते। हर शख्स जो है वहां मुतासर है, मिसिंग पर्सन है किसी का, और किसी पर जबर और जुल्म किया गया है। आधा पाकिस्तान है, 45% रकबा बलूचिस्तान है। हमें तो, हम नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं और हम कहते हैं ठीक है, हम ऑल इज ओके। ठीक है, वो बात आपकी सही है। ऑल इज नॉट ओके। केपीके में अल जहाज के नारे लग रहे हैं, बलूचिस्तान में जो है वो जो कुछ हो रहा है, आप पता नहीं पंजाब पे आप इतराते हैं कि पंजाब चूंकि कायम और दायम है लिहाजा पाकिस्तान जो है बड़ा मजबूत है। अरे बाबा, फौज हमारी है, हम फौज को मजबूत देखना चाहें। फौज मजबूत है तो पाकिस्तान जो है महफूज है, और पाकिस्तान महफूज तभी हो सकता है जब फौज के साथ अवाम मोहब्बत करे। ठीक है। अच्छा, मुख्तसरन खोसा साहब, एक और डेवलपमेंट आई है लंदन से। लंदन में एक टैक्स केस में हसन नवाज के दिवालिया होने की पेशरफ्त को आप कैसे देख रहे हैं? जरा मैं चाहूंगी, क्योंकि आपका वकालत से ताल्लुक है, इतना एक्सपीरियंस है आपका, लोगों को जरा ये समझाएं कि कैसे कोई आदमी दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है। मतलब इस हिसाब से फिर मैं खुद को अरबापति कह सकती हूँ? शिफा यूसुफजई, जरा सुन लो जी। ये महा फ्रॉड है, ये जो शरीफ फैमिली है महा फ्रॉड है। जब से ये सियासत में आए हैं, इन्होंने सियासत को कारोबार बनाया है। जो दिवालिया वाली बात है, दिवालिया भी ये सारी की सारी फ्रॉड है। ये इन्होंने टैक्स बचाने के लिए, अपनी लायबिलिटी बचाने के लिए, उन कर्ज जिनको इन्होंने लूटा है, कर्जे लिए हैं जिनकी कंपनी से और जिनकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने पैसे लिए, उनके पैसे हजम करने के लिए इन्होंने सारा ये ड्रामा करके अपने आप को बैंक रप्ट दिवालिया करार दिया है, ताकि कोई भी इनसे पैसा वसूल न कर सके। ये धरती माँ को लूटने का इनका जो है अंदाज ही है। और फिर इनके समधी साहब जिन्होंने इकबाल जुर्म किया, उसका इकबाली जुर्म, मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था, मेरे पास सारे इनके शवाहिद मौजूद हैं। देखें, बरियत पर मत जाएं। बरियत इन्होंने इसलिए की कि ये डील करके लंदन में आ गए, और अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर ये जो है फिर ये हुकूमत कर रहे हैं, और इन्होंने जो है अपने आप को अदालतों से जो है बरी ज़िम्मा करवा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने लूटा नहीं है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। नाजरीन, सीनियर कानूनदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि हुकूमत को शौक लगेगा, सरप्राइज़ मिलेगा, झटका लगेगा, सदमा लगेगा जब हमारे लोग 10,000 तो बहुत कम, छोटा सा फिगर है, लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। देखते हैं 24 नवंबर को क्या होता है। 24 नवंबर की तारीख ही बताएगी, वही दिन बताएगा कि उस दिन सूरज क्या उसी जगह से निकलता है जहाँ से हमेशा निकलता है, या कोई अचंभे वाली चीज़ इस मुल्क में होती नजर आएगी। बहरहाल हमें जाना है आज़रबाईजान, बाकू। इस वक्फे के बाद बाकू से आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की एक सियासतदान से, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान का एक मुकदमा लड़ रही हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। COP29 बाकू में हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह से ये केस लड़ रही हैं, आपको मिलवाएंगे रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा के साथ। और अब प्रोग्राम में जिक्र क्लाइमेट चेंज के चैलेंज का, कि जो इस वक्त पाकिस्तान को भरपूर तरीके से दरपेश है। स्मॉग के बायस पंजाब में रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात बुरी तरह मुतासिर हैं, और सूबाई
हुकूमत को ग्रीन लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसी तनाजुर में 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का इनेकाद 11 नवंबर से आज़रबाईजान के कैपिटल में बाकू में हो रहा है। रवां साल COP29 का बुनियादी थीम सरसब्ज और शादाब दुनिया के लिए यकजहती है। इस अज़्म को पूरा करने के लिए तमाम ममालिक अमली इक़दामात पर बात कर रहे हैं, जिनमें दुनिया का दर्ज हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना, क्लाइमेट चेंज अहदाफ को पूरा करने के लिए $100 बिलियन की फाइनेंसिंग हासिल करना, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को क्लाइमेट चेंज के मसाइल पर जिम्मेदारी दिखाने की तरफ माइल करना और 2025 तक तमाम ममालिक की जानिब से नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस के जरिए 2035 तक क्लाइमेट चेंज के अहदाफ को मुकम्मल करना शामिल है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ही क्लाइमेट चेंज के मसले की वजह हैं, क्योंकि चीन 28%, अमरीका 15%, यूरोप जो है वो 9%, भारत 7%, रूस 5% और जापान 4% कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की वजह बन रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि बांग्लादेश, भारत, फिलिपाइन और सूडान भी मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से सालाना $4 अरब का नुकसान पहुंच रहा है। 2021 में पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $4 अरब इमदाद मिली। इसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान को $2 अरब इमदाद का ऐलान कर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए क्या इमदाद काफ़ी है? वजारत मौसमियाती तब्दीली और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान को सालाना $7 अरब से $10 अरब की रकम दरकार है। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2030 तक क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को $100 बिलियन की रकम दरकार होगी। COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट चेंज से मुतासर ममालिक के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक से 2030 तक $6.8 ट्रिलियन की इमदाद की अपील भी की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को 2050 तक कार्बन के अखराज को कम करने के लिए तकरीबन $390 बिलियन की जरूरत होगी। COP29 में पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और आलमी बिरादरी ने मौसमियाती तब्दीली के मामले पर पाकिस्तान को किस किस्म का तावन देने की यकीन दहानी करवाई है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रुमीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शिफा, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रुमीना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं, हाउ इज COP29 गोइंग? बाकू कैसा है और वहां पर जो अहदाफ आप अपने लिए जिनका तयन करके गई थी उसमें आपको कितनी कामयाबी हुई? मैं समझती हूँ सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शिफा आपका इंटरव्यू के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि आपके तवज्जुह से जो अब हमारे लोग हैं वो जान सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक COP29 में पाकिस्तान का जो पवेलियन है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो होस्ट हो रहे हैं, और जिसके अंदर मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि इंटरनेशनली हमारे साथ लोग जो हैं वो उसमें पवेलियन में आते हैं, हमारे उन पैनल डिस्कशंस का पार्ट बन रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो बात करें, हम 11 नुकाती एजेंडा जो है वो लेके जा रहे हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं NDCs की बात होती है, हम वहाँ पर IDCs की भी बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की जो विजिबिलिटी है इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव अप्रोच जो है हम उसको जो है वो लोगों तक, इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो दोज हु मीन्स और मैटर उन तक लेके जाएं। अब सवाल ये है कि प्लेजिंग कहाँ तक पहुंची? देखिए शिफा, मैं आपको एक बात बताऊं, प्लेजिंग पाकिस्तान हर फोरम के ऊपर, हमारी कोशिश है कि हम हर इंटरनेशनल हाई पॉलिटिकल लेवल के फोरम जो हैं उनके ऊपर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें, पाकिस्तान की आवाज भी उठाएं। और ये जो प्लेजेस की बात है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बात की और उसके अंदर प्लेजेस की बात हुई है। प्लेजेस के अंदर आप देखें, जो जब लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी, तो लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर जो है प्लेजेस के ऊपर कहा गया, लेकिन वो प्लेजेस जो है वो कितने वादा वफा हुए ये सारी दुनिया जानती है। इस दफा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने हर हाल में अपनी आवाज उठाई और हर जगह कहा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन तमाम से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके लिए भी बात की है कि वी नीड टू रेज दिस इशू, बिकॉज आप हमें ये नहीं हो सकता कि डेवलप कंट्रीज जिनकी वजह से हम सफर करें वो हमें डू मोर कहते रहे और खुद ना करें। तो पाकिस्तान इज वेरी मच फोकस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, हम बहुत फोकस है, और जो वादे जो वहीद नहीं हुए वे उनके ऊपर बार बार जो है वो बात जो है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि CVF यानी कि V20 कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नशीद, सेक्रेटरी जनरल नशीद जो है, उन्होंने पाकिस्तान की जो हाई पॉलिटिकल फोरम डायलॉग था उसमें मुख्तलिफ जो हमारे 3 से 4 ममालिक के जो सदर हैं वो, और हाई लेवल की जो मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग हैं वो भी, हेड ऑफ द डेलीगेशन जो है उन्होंने भी उसमें शिरकत की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबको एंगेज किया, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की और पाकिस्तान के काम को सराहा भी, क्योंकि पाकिस्तान V20 कंट्रीज की
उसके ऊपर जो है वो लीड भी ले रहा है और बात भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम कर रहे हैं कि जो प्लेजेस हैं उनको हम किस तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आते हैं और किस तरह से, और जो पाबंदियां हैं देखना चाहिए कि आप सही ये है। नहीं कह सकते कि आप एक पॉलिसीज लाएं और जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ऑफ कोर्स द मोस्ट वनरेबल ममालिक, 5 जो वनरेबल ममालिक है उनमें शामिल होता है, आप उनको किस तरह से एंगेज, हाँ, किस बिल्कुल तरह से सही है। उनको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा रुमीना साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी, जो कि सीएम पंजाब हैं, उन्होंने भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से बात की थी जाने से पहले पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा था कि इंडियन काउंटर पार्ट के साथ शायद वो इस किस्म का एक इशू उठाएं ताकि दोनों ममालिक मिलकर, क्योंकि जहरीली गैस या जहरीला जो धुआं है वो इंडियन पंजाब से ज़्यादा आ रहा है लाहौर में और पाकिस्तान के पंजाब में। तो आपकी अपने इंडियन काउंटर पार्ट से इस हवाले से कोई साइडलाइंस में मुलाकात, कोई मीटिंग हुई? देखिए मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताऊं कि पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा कि हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, शिफा, हमने हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के पंजाब में स्मॉग का जो इशू है उसको ना सिर्फ हाईलाइट किया है, बल्कि उसमें हमने बार बार कहा है कि पाकिस्तान जो है हम सबको क्लाइमेट डिप्लोमेसी को आगे लेकर चलना है, बैठ के बात करनी है, क्योंकि ये बात ह्यूमन राइट्स की है। ऐसा ही है। क्लाइमेट चेंज जो है वो जाहिर है वो एक इशू ये नहीं है कि हमने सिर्फ इसको एज अ इशू है, दिस इज मोर ओवर नाउ अ ग्लोबल इशू। जैसे क्लाइमेट चेंज की कोई बाउंड्रीज नहीं है, सैलाब अगर कहीं पे आता है या वो कोई मसला होता है तो वो किसी एक जगह नहीं रहता, वो आगे भी बढ़ता है। सो उसके ऊपर हमने हर जगह जो है, आज भी आईएसओ के फोरम पर, यूएन के फोरम पर, इन तमाम तर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, क्लाइमेट डिप्लोमेसी के फोरम पर, सीवीएफ के फोरम पर, हमने हर जगह इस चीज को मेंशन किया है। लेकिन आप जाहिर मीडिया और तमाम तर लोग जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनके लिए शायद इंसानियत को मायने नहीं रखती। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ COP 29 में पाकिस्तान पवेलियन से बराह रास्त मुखातिब थी हमसे और हमारी व्यूअर से। और रुमीना साहिबा ने ये बात की है कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी करने की बहुत ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्मॉग का इशू, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की नज़रों का, ख़बरों का मरकज़ बना हुआ है, उसके हवाले से भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान जिस फोरम पे हो सकता था, पाकिस्तान के हमने यानी कि हमारी टीम ने COP 29 में और दीगर फोरम्स पे इस स्मॉग के इशू को उठाया है। और दुनिया में जो प्लेजेस होते हैं वो जाहिर है प्लेजेस और होते हैं, और जो एक्चुअल रकम आती है या इमदाद आती है वो अलग होती है। तो सिर्फ प्लेजेस पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना हमने, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड हमने हो जाना है। इस हवाले से अब देखते हैं कि स्मॉग का इशू किस तरह से हम, पाकिस्तान जो है कौन सी फाइनल स्ट्रैटेजी बनाकर उसको काउंटर करता है। सिर्फ जो ग्रीन लॉकडाउन है उससे मसला हल नहीं होगा और ना ही इमदाद के आने से मसला शायद हल हो सके पूरी तरह से। अब देखते हैं क्या होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।